हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पार्ट 2 में, जिसमें हम परीक्षा दिन 2025 के मैथ्स के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसमें पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग अभी कर रहे हैं और इसके ऑब्जेक्टिव हमने पिछली वाली वीडियो में कर लिए थे। अब से हम सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे इसमें। तो बिना किसी देरी के शुरू करें। चलिए, प्रश्न 6 का क्वेश्चन, HCF 9 दिया है, LCM ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर किसी को लग रहा है तो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन। इस नंबर और इस नंबर का HCF 9 दिया हुआ है, इस नंबर और इस नंबर का LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? HCF और LCM में एक रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। HCF इंटू LCM, संख्याओं का गुणनफल। चलिए, तो अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, हमने HCF 9 दिया हुआ है तो HCF 9 रख देंगे। LCM हमें निकालना है तो LCM वहीं रहेगा, संख्याओं का गुणनफल। ये दोनों संख्याएं जो दी हैं वो दोनों संख्याओं को हम यहाँ गुणा करेंगे। तो चलिए, HCF 9 दिया है तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। LCM नहीं पता तो LCM वैसे ही रहेगा। और संख्याओं का गुणनफल संख्या है 306 और 657। ठीक है, ये 9 यहाँ पर है, 9 का पक्षांतर करेंगे। जब भी 9 का पक्षांतर करेंगे तो 9 LCM के साथ गुणा में है तो यहाँ पर आके भाग में जाएगा। क्या हो रहेगा? 9 गुणे में है तो यहाँ के बट्टे में जाएगा या भाग में जाएगा। 657, यहाँ पे 9 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 1 9, वही कम 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 बचा, ये हो गया 36। तो 9 चौको 36। तो अभी अपना जो आ गया 34, इसका गुणा करेंगे 657 से। इसको सॉल्व कर लेंगे तो LCM आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 22 3 8। ये आपका LCM आ गया। जो पूछा था हो चुका है, बस आपको पता होना चाहिए ये रिलेशन। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप आसानी से ये सॉल्व कर लेंगे। चलिए, इसी का आठवां वाला क्वेश्चन भी हम साथ में कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 17, 23 और 29 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोल रहा है तो पहले तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते आने चाहिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले गुणनखंड शायद सबको निकालते आता होगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है ऐसे नंबर जो किसी और से डिवाइड नहीं होते। चलिए, बहरहाल 17 का अभाज्य गुणनखंड अब निकालिए। कैसे निकलेगा? 1 से करें, 117 ही रहेगा, 17 ही रहेगा और 17 का 17 आ जाएगा। तो ये आ गया। तो 17 के गुणनखंड आ गया अपने 1 गुणे 17। इसी तरह से 23 का गुणनखंड, देखिए पहले से ही ये अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका गुणनखंड 1 और 23 होगा। और ये भी 29 पहले से ही अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका गुणनखंड होगा 1 गुणे 29। ठीक है, HCF निकालने के लिए आपको पता है हम कॉमन निकालते हैं। इसमें एक कॉमन, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे कॉमन, तो इसका HCF हो जाएगा 1। इसका HCF हो जाएगा 1 और इसका LCM निकालना है तो इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। LCM इसका मल्टीप्लाई 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इनका गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 11339। ये हमारा LCM आ चुका है। ठीक है, ये HCF आ गया हमारा और ये LCM आ गया। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्या कोई दो संख्याएं का HCF 18 एवं LCM 380 हो सकता है? अपने उत्तर का कारण बताइए। पहले तो ये बताना है क्या ऐसा हो सकता है, उसके बाद रीज़न बताना है, कारण बताना है कि नहीं हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो अपन ये पता कैसे करेंगे कि ये दोनों का LCM हो सकता है। इसके लिए ये बात ध्यान रखिए, हमेशा दो संख्याओं का LCM उनके HCF से पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा भागित हो जाता है। तो हम वही चीज़ ट्राई करेंगे, जो उनका LCM है और उसको डिवाइड करेंगे HCF से। LCM को डिवाइड करेंगे HCF से। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये तो हो सकता है। अगर नहीं होता, नहीं जाता पूरा भाग,
तब ये संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम नहीं हो सकता। तो एलसीएम दिया है एलसीएम दिया 380, एचसीएफ दिया 18। चलिए 2 से काटते हैं, 2 इनाम 18, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, 0 की 0। चलिए अब यहाँ 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 9 आ गया, इसको 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और ये 10 आ गया, 3 तिरका 9, 1 बच गया। तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये 2 संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 नहीं हो सकता। अब यहाँ लिखेंगे इसका आंसर कि नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 18 और 380 नहीं हो सकता। क्योंकि 2 संख्याओं का एलसीएम, 2 संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम से विभाज्य होता है, और 380 18 से विभाज्य नहीं होता। चलिए इसका अथवा वाला करेंगे। संख्याएं 3, 8, 2, 5 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 3, 8, 2, 5 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। देखिए पहली चीज़, अभाज्य गुणनखंड में जो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, हम उसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे जो अभाज्य संख्या है। जैसे कि 2 किसी से डिवाइड नहीं होता, 3 किसी से डिवाइड नहीं होता, और 4 से करेंगे क्या? 4 से नहीं करेंगे, 4 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 4 से नहीं करेंगे, 5 से करेंगे, उसके बाद 6 से नहीं करेंगे क्योंकि 3 से डिवाइड है वो, 7 से करेंगे, और 9 से भी नहीं करेंगे, 8 से भी नहीं करेंगे, 10 से भी नहीं करेंगे, 11 से करेंगे। तो सारे हम अभाज्य नंबर लेंगे, अभाज्य संख्याएं लेंगे, उनसे इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2, देखिए यहाँ पे आखिरी में 5 है, विषम संख्या है तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 से देखेंगे। 3 एकम 3 से जाएगा क्या? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, तो 3 से तो ज़्यादा चला गया ये। अब फिर से हम 3 से करेंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। देखिए अब ये जो है 3 से नहीं जाएगा, अब हम 4 से नहीं करेंगे, 5 से करेंगे। 5 8 40, 2 बच गया, तो 5 और 5 5 25, ये 85 बचा। 85 किससे जाएगा? 5 से चला जाएगा। चलिए कर देते हैं, 5 एकम 5, 3 बचा, 30 पर 35 हो गया, तो 5 सत्ते 35। अब यहाँ 17 बचा, 17 अभाज्य नंबर है तो किससे 17 से जाएगा, तो इसके गुणनखंड बन गए। इसके गुणनखंड क्या बन गए? 3, 8, 2, 5 के गुणनखंड बन गए। एक है 3 और फिर 5 और फिर 5 और फिर 17। तो ये इसके गुणनखंड बन चुके हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, 2 नंबर के, लेकिन पता होना चाहिए कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम करेंगे प्रश्न 8 का क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं। द्विघात व्यंजक क्या होता है? जिसकी घात, ऐसा व्यंजक जिसकी घात 2 होती है। x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, द्विघात व्यंजक में शून्य भी 2 होते हैं, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद शून्य और गुणांकों के बीच संबंधों की जांच करनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले अपना द्विघात समीकरण x² - 2x - 8 = 0। ओके, इक्वल 0, इसको बराबर 0 के बराबर मान लेंगे। वो हमें पता होना चाहिए मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होता है? जो स्टैंडर्ड समीकरण होता है द्विघात का, वो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म मानक समीकरण। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो इससे हमें x का गुणांक होता है a, x² का गुणांक होता है a, x का गुणांक होता है b, और अचर नंबर जो है वो c होता है। तो x का गुणांक इसके साथ क्या है? x का गुणांक इसके साथ कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे। फिर b का गुणांक इसके साथ क्या है? -2। c का गुणांक क्या हो जाएगा? c का गुणांक हो जाएगा -8। हमें
इस समीकरण के गुणांक पता चल गए। 1 और 8 का गुणा करेंगे, 1 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 के बनाएंगे गुणनखंड, 8 के बनाएंगे गुणनखंड, तो 1 गुणित 8 बन गया, 2 गुणित 4 बन गया। अब ये जो गुणनखंड बने, एक गुणनखंड ये बना, एक गुणनखंड ये मिला हमें, इन दोनों को जोड़ने घटाने पे हमें -2 चाहिए। इन दोनों देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 1 9, 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए -2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो रहा है, और इन दोनों घटाएंगे तो 2 हो रहा है, तो 2 तो मिल गया हमें, लेकिन हमें चाहिए -2। तो हम क्या करेंगे, 2 - 4 करेंगे। 2 - 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए, 2 - 4 करेंगे तो हमें मिलेगा -2। अब कुछ नहीं, सब जगह x लगा दिए, इसी में x लगा दिए, 2x हो गया -4x हो गया इक्वल -2x हो गया। ठीक है, अब हम ये -2x की जगह 2x - 4x लिखेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर है? चलिए, ये x² अपना वैसे ही रहेगा, -2x की जगह पर लिखेंगे 2x - 4, 2x - 4x, और -8 वैसा ही रहेगा। अब हम इसके गुणनखंड बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इसमें देखिए x है, यहाँ पर भी x है, तो x बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बचा x और प्लस यहाँ से x चला गया तो 2 बचा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें 4 है और इसमें 4 है क्या, हाँ दिख तो रहा है। पहले तो माइनस कॉमन ले लिए, माइनस बाहर निकाल लिए, यहाँ से 4 बाहर आ गया, तो यहाँ बचा x, और इसमें से 4 जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणित 2, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 2। ये 4 चला गया तो बचा क्या, 2 बचा। ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाल लिया है। x + 2, x + 2 दोनों जगह है, x + 2 बाहर निकालेंगे। इस वाले पार्ट से x + 2 चला गया तो सिर्फ x बचा, और इस वाले पार्ट से x + 2 चला गया तो सिर्फ -4 बचा। चलिए, तो अब इसको 0 के बराबर ले लेंगे, x + 2 बराबर 0, इसको भी ले लेंगे x - 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी, 2 का पक्षांतर करेंगे तो -2, 4 का पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू 4। देखिए, रफ वर्क अभी हम हटा देते हैं। अभी हमने एक काम कर लिया है कि हमने इस समीकरण के शून्यक निकाल लिए, एक शून्य का आया -2, एक शून्य का आया ये। अब इसके गुणांकों के बीच संबंध जांच करेंगे, तो शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योग होता है -b/a। हमारा एक शून्य का आया है -2, एक आया 4, इनका योग करेंगे -2 + 4 इक्वल -b/a, माइनस ऐसे ही रहेगा। b की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू -2 है तो -2 लिख दिया, और a की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यह माइनस है और ये प्लस है, घट जाएगा, आंसर आएगा 2, और ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी आएगा 2, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2 बराबर आ चुका है। अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है C/A। एक शून्यक हमारा -2 है और एक शून्यक है 4, और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है -8, C की वैल्यू -8, A की वैल्यू 1। चलिए गुणा कर देते हैं, 2 का 4 से होगा 8 हो जाएगा, और माइनस का माइनस आ जाएगा, और ये -8 वैसे ही है, तो ये भी बराबर आ चुके हैं। देखिए, शून्य को योग करें तो भी 2 आया, और गुणांकों के बीच गुणांक जब हमने लिखे तब भी 2 आया। शून्य का गुणनफल किए तब भी -8 आया, और जब गुणांक सॉल्व किए तो भी -8 आया। तो हम इसे लिख सकते हैं, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। इसके नीचे अपन लिखेंगे, अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सारी बातें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम है, इसमें समीकरण चेंज हो चुका है, तो ऐसा क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। चलिए, नहीं कर पाएंगे तो मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो प्रश्न 8 का अथवा वाला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसको पहले आप अपने कॉपी में खुद से करके चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे। आप 2 मिनट पॉज करके अपना देख लीजिए कॉपी में करके, अगर बनता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर मैं करवा रहा हूँ। तो चलिए, पहले मानक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब हम अपना समीकरण लिखेंगे 5t² + 12t + 7 = 0। तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5, b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12 और c की मिल जाएगी हमें 7। वही काम a और c का गुणा करेंगे, a गुणित c करेंगे तो 5 गुणित 7 35 आ गया। अब इस 35 के हम बनाएंगे गुणनखंड, 35 के बनाएंगे गुणनखंड। 1 का गुणा 35 से करेंगे तो 35 आएगा। 2 से बनेगा क्या, नहीं। 3 से बनेगा क्या, नहीं। 4 से, 5 से बन जाएगा। 5 का गुणा 7 से करेंगे तो 35 आएगा। और कुछ नंबर है क्या, 6, 7 और कोई नंबर नहीं है। तो 35 के गुणनखंड बन गए एक ही है। अब हम देखेंगे इनको जोड़ने या घटाने पे क्या 12 मिलता है। 35 और 1 को जोड़े 36 आया, 35 में 1 घटा दी तो 34 बचा। ये हमारे कोई काम का नहीं है। 7 और 5 12, हमें 12 ही तो चाहिए। तो 5 + 7 करने पे हमें क्या मिलता है, 12। अब सब जगह टी लगा देंगे, 5t + 7t = हो जाएगा 12t। तो ये 12t की जो वैल्यू है हम यहाँ पर रख देंगे, हमारा 5t वैसे ही रहेगा। 12t की जगह हम लिखेंगे 5t + 7t, 5t + 7t + 7 वैसे ही था = 0। अब हम पेयर बना लिए इसके और उसके। यहाँ पे देखो 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, 5 बाहर। यहाँ पर भी t का स्क्वायर है, यहाँ पर भी t है तो t बाहर। यहाँ से 5 चला गया तो नंबर नहीं बचा, और t में से 2 t का स्क्वायर था, एक t चला गया तो सिर्फ एक t बचा। यहाँ 5 और t दोनों चला गया, कुछ नहीं बचा, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पर भी 7 दिख रहा है, कॉमन निकाल लिए, 7 बाहर आ गया तो यहाँ पे t + 1 = 0। देखिए t + 1 यहाँ पर, t + 1 यहाँ पर, तो t + 1 बाहर। जब यहाँ से t + 1 चला गया, ये जो t + 1 चला गया तो बचा 5t, और यहाँ से t + 1 चला गया तो +7 बचा, +7। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा हो किसी को। अब t + 1 = 0 आ गया, 5t + 7 = 0 आ गया। 1 का पक्षांतर करेंगे प्लस में है तो जाएगा माइनस में, t - 1। 7 का पक्षांतर करेंगे 5t वैसे ही होगा, 7 वहाँ जाके माइनस में जाएगा क्योंकि प्लस में था। अब 5 का पक्षांतर करेंगे तो 5 इसके साथ गुणा में था तो यहाँ पे आके बटे में हो जाएगा। चलिए, 2 गुणांक आ चुके हैं, -1 और -7/5। इसके गुणांकों के बीच, इस शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है, तो हम पहले वो जांच करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। ये आपको पता होना चाहिए। एक शून्य का आया हमारा -1, इसको जोड़ेंगे किसके साथ, -7/5 के साथ। चलिए, और -b, माइनस हम ऐसे लगा दिए, b की वैल्यू हमें 12 मिली है तो 12 लिख दिया, a की वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिया। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस से ये प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -1 - 7/5। चलिए देखिए, इसके हर एक मान लेते हैं, इसका हर 1 है, इसका हर है 5। हर बराबर नहीं तो तिरक गुणा कर देंगे। -1 का 5 से गुणा होगा, -1 का 5 से गुणा होगा तो -5, और -7 का गुणा -1 से होगा तो -7, और 1 का गुणा 5 से तो 5। ये आपका -12/5 वैसे ही है, -12/5 वैसे ही है। चलिए, -5 -7 दोनों को जोड़ देंगे तो -12/5, और यहाँ पे -12/5। तो देखिए, शून्यकों को योग किए तब भी आया है वही, और गुणांकों से हमने सॉल्व किए जो तब भी वही आया है। शून्यकों का योग हो चुका है, शून्यकों का गुणनफल करेंगे अब। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। शून्य का गुणनफल होता है c/a। देखिए, एक शून्य का हमारा -1 आया है तो -1 लिखेंगे, गुणनफल गुणा कर देंगे -7/5 के साथ। और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 7 है,
7 लिख दिया, ए की वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिया। चलिए अब इसका गुणा करेंगे, -7/5 का गुणा 1 से करेंगे, -1 से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7/5 हो जाएगा बराबर 7/5। तो शून्य का गुणनफल और गुणांकों के संबंध दोनों सेम आए हैं, इसलिए अपन लिखेंगे वही पुरानी वाली लाइन कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता प्रमाणित हुई, या फिर अभीष्ट गुणांकों की सत्यता प्रमाणित हुई। चलिए इसी के साथ हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चल बढ़ेंगे अपने 9 क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 9। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। क्रमशः का मतलब क्या होता है? क्रमशः का मतलब होता है लाइन से, जैसे पहले योग आया है तो उसकी वैल्यू 1 है, उसके बाद गुणनफल आया है तो उसकी वैल्यू 1 है, मतलब योग की वैल्यू ये वाला 1 है, गुणनफल की वैल्यू ये वाला 1 है। तो बहरहाल यहाँ तो 1 1 है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अगर मान लो कोई दूसरा नंबर होता तब आपको कंफ्यूजन हो सकता था। तो जो पहला वर्ड आया है वो पहले नंबर के लिए आया है, तो दूसरा वर्ड आया है वो दूसरे नंबर के लिए आया है, आप इसका ध्यान रखें। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। इसके लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो शून्यकों का योग शून्यकों का योग होता है -b/a। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा है शून्यकों का योग -b/a होता है, और हमें क्वेश्चन में दिया है 1। क्या दिया है? 1। और शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a, जो कि हमने क्वेश्चन में दिया है 1। ठीक है, ये 1 है, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, इसके अपॉन में भी 1 मान लेते हैं। तो a बराबर हमें 1 मिल गया, c बराबर भी हमें 1 मिल गया, फिर a बराबर 1 मिल गया। यहाँ पर a की वैल्यू 1, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1। मेन चीज़ ये है a की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 आई, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 आई, तो ठीक है। तो c बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -b बराबर 1 है, तो अपन इसको लिखते हैं सबसे पहले a बराबर 1 -b बराबर 1। माइनस से पक्षांतर करेंगे तो b बराबर -1 हो जाएगा, और c बराबर अपन को 1 यहाँ से मिल गया। अब जो मानक समीकरण होता है, मानक द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c, यही होता है। वैल्यू रख देंगे, a की जगह a की जगह 1 है तो यहाँ पे x² वैसे हो जाएगा, b की जगह -1 है तो -x हो जाएगा, c की जगह 1 है +1। ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका अथवा वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, पहले करके ट्राई करेंगे। सारी चीज़ें सेम है, बस शून्यकों का योग जो है वो हो गया है कर्णी 2, और उसका गुणनफल हो गया है 1/3। अगर करके देखेंगे ट्राई करके, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं करवा देता हूँ यहाँ पर। 2 मिनट आप वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद सॉल्व करें, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अपन को पता है शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a, जो कि हमें दिया है कर्णी 2, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? इसका गुणनफल होता है c/a, और हमें क्वेश्चन में दिया है 1/3। तो देखिए मैंने बोला है कि a की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, अगर इसके अपॉन में 1 मानते हैं हम, इसके अपॉन में 1 मानते हैं तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू सेम नहीं है, सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, अगर हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 3 कर्णी 2 √2 और 3 एकम 3। तो b माइनस, देखिए a की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पर b की वैल्यू 3 आ गई,
तो सीधा लिखते हैं a की वैल्यू 3, बस a की वैल्यू आपको देखनी है, बाकी जो भी है आप लिख दीजिए। c की वैल्यू हो जाएगी 1 और माइनस b की वैल्यू हो जाएगी, माइनस b की वैल्यू हो जाएगी 3 करनी 2, माइनस से पक्षांतर करेंगे तो b बराबर -3 करनी 2 हो जाएगा। मानक समीकरण होता है, मानक द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, यहाँ नहीं लगाया था मैंने, लगा देता हूँ यहाँ पे। चलिए a की वैल्यू 3 है तो 3 रख देंगे, 3x²। b की वैल्यू -3 करनी 2, -3 करनी 2, x का वैसे ही रहेगा, c की जगह आ जाएगा 1। ये हमारा अथवा वाला सेकंड वाला क्वेश्चन था। प्रश्न 9 का ये वाला क्वेश्चन हो गया, अथवा वाला ये भी क्वेश्चन हो गया, दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 आ चुका है आपके सामने। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। एक रैखिक समीकरण ये है, एक रैखिक समीकरण ये है, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने की 3 विधि होती है, एक ग्राफ विधि, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में हम घटा के सॉल्व करते हैं, ग्राफ विधि में ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं, और प्रतिस्थापन विधि में किसी एक का मान दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो ये पॉइंट 0.2, 0.3, 1.3, 0.4, 0.5 और 2.3 ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा, तो क्या करेंगे हम, 2 पॉइंट हटाएंगे। क्या करेंगे, पॉइंट आएंगे। जैसे यहाँ का पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, और वैसे यहाँ का पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, यहाँ का पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10। उसी तरह से यहाँ पे ये पॉइंट हटा, यहाँ पे आ गया 10, ये पॉइंट हटा, यहाँ पे आ गया 10, और ये पॉइंट हटा, यहाँ पे आ गया 10। देखिए सब जगह 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ एक समीकरण में यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे भी इस वाले समीकरण में भी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल 13। ये थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लग रहा है और डरा भी नहीं रहा है, तो इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिए। और यहाँ से पॉइंट हट गए तो यहाँ बचे 4x प्लस 5y इक्वल 23। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। चलिए ठीक है। अब समीकरण 1 से किसी भी x की या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम x की वैल्यू निकाल लें समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए पहले समीकरण लिख लीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल 13। 3y का पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे 2x वैसे ही रहेगा, 13 वैसे ही रहेगा। 3y वहाँ जाकर, यहाँ प्लस में था तो यहाँ आकर माइनस में 3y हो जाएगा। उसके बाद ये 2 है, 2 का पक्षांतर करेंगे तो 13 माइनस 3y इसके बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमने समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल ली है। अब जो वैल्यू निकाली है समीकरण 2 में रखने पे, तो क्या रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 ये है। तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपन पूरा ही रख देंगे, 4 वैसे ही रहेगा और x की जगह हम ये पूरा ही रख देंगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2। सही है। फिर प्लस 10 लगा दिए, 5y लिख दिए इक्वल 23 वैसे लिख दिए। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, x की वैल्यू जो भी x की वैल्यू हम निकाले थे वो समीकरण में रख दिए। 4 वैसे ही था, x की जगह ये आ गया, प्लस 5y इक्वल 23 सब सेम है। सब सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आया। 2 का पक्षांतर, 2 का गुणा इससे और 2 का गुणा इससे, 2 का गुणा 13 से होगा तो ये हो जाएगा 26, 2 का गुणा -3y से होगा ये तो हो जाएगा -6। ठीक है, हमने काटे और जो नंबर आया उसका इससे गुणा कर दिया, इससे गुणा कर दिया, प्लस 5y ये वैसे ही रहेगा इक्वल ये हो जाएगा 23। अभी 26 का पक्षांतर करेंगे, नंबर एक साइड और सारे अक्षर एक साइड, सारे लेटर्स एक साइड। 26 का पक्षांतर वहाँ करना है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये -6 से प्लस 5y है, ये माइनस है प्लस है, घटेगा, 6 में से 5 जाएगा, y 1 बचेगा तो सिंगल लिख दिए। बड़ा नंबर 6 है उसके आगे माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस। 23 वैसे ही रहेगा, 26 वहाँ गया है तो यहाँ पे आके माइनस में जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा -3। 26 में से 23 जाएगा तो -3 बचेगा। अब ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अगर यहाँ पे पक्षांतर कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, अगर इसके बारे में आपको जानना है
तो हमारे रैखिक समीकरण की वीडियो देखिए जो डिस्क्रिप्शन में है, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे हो रहा है। और ये जोड़ना घटाना नहीं आता तो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ना घटाना वाली एक वीडियो है, वो देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि माइनस कब आएगा, प्लस कब आएगा, कब जुड़ेगा, कब घटेगा। तो बहरहाल y बराबर 3 आ चुका है, y बराबर 3 आ गया, तो अब इस y की वैल्यू चाहो आप इसमें रख दो चाहे किसी में रख दो। तो y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए 2x अपना वैसे ही रहेगा, प्लस 3 वैसे ही रहेगा। ये जो y है y की जगह अपन 3 रख देंगे तो इक्वल 13। तो 2x 3 3 का 9 इक्वल 13। 9 का पक्षांतर करेंगे तो 2x 13 माइनस 9 और 2x 13 में से 9 गया कितना हो जाए 4। 2 का पक्षांतर करेंगे x बराबर 4/2, तो x बराबर आ गया 2। तो ये प्रतिस्थापन विधि से हमने इस समीकरण को सॉल्व कर लिया है। y एक मान आया x बराबर 3 और y बराबर 3 x बराबर 2, इसको लिख लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न इसका अथवा वाला क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले एवं गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन को रैखिक समीकरण मिला हुआ था, लेकिन इसमें समीकरण दिया नहीं है। इसमें समीकरण हम खुद बनाएंगे और खुद सॉल्व करेंगे। अच्छा, उस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो, इसमें लिखा नहीं है। इसमें हमारा जो मन होगा हम वो सारी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो पहले बनाना है समीकरण, तो इसके लिए लिखेंगे माना बल्ले का मूल x है और गेंद का मूल y है। चलिए अब बनाते हैं हम समीकरण। देखिए पहली बार में ना उन्होंने 7 बल्ले खरीदे, तो अगर बल्ले का मूल x है तो कितने में खरीदोगे, 7 गुणित x का खरीदा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ 6 गेंदें खरीदी तो 6 गुणित y करेंगे, क्योंकि गेंदों का मूल y है, 6 गुणित y हो जाएगा। तो गेंदों का मूल आ गया और बल्ले का मूल आ गया। अभी क्वेश्चन में बोला है ये दोनों चीज़ें, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों चीज़ें खरीदी 3800 में, तो हमारा 3800 बन जाएगा। ये हमारा एक समीकरण बन गया है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, 7x + 6y = 3800। ठीक है, ये समीकरण हमारा एक बन गया। इसी तरह से बाद में उन्होंने कुछ खरीदा 3 बल्ले, तो हो जाएगा 3x + 5 गेंदे, तो 5y कितने में खरीदी उन्होंने, 1750 में खरीदी। तो ये समीकरण नंबर 2 आ गया। मैंने बताया था 3 विधियां सॉल्व करने की, एक ग्राफ विधि, एक विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। हम पिछले क्वेश्चन में प्रतिस्थापन से करें हैं, तो आप जिससे चाहे कर सकते हैं। मैं इसको प्रतिस्थापन से ही करूँगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो समीकरण एक से x से y की मान हम निकाल लेंगे। तो 7x वैसे ही रहेगा, 6y का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 3800। 6y प्लस में था, यहाँ आकर माइनस में आ गया। 7 का पक्षांतर करेंगे, x वैसे ही रहेगा, 3800 - 6y बटे में 7। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमने x का जो मान निकाला है उसको हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 ये है, 3 का गुणा 8 से 8 × 3 = 24 की 4, आपके आई 2, 3 × 3 = 9, 2 3 × 3 = 9, 2 11, फिर 2 0 वैसे ही जाएंगे। फिर 3 का गुणा 6 से होगा तो 18y अपॉन में 7 + 5y = 1750। ठीक है, इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसका गुणा 1 से करेंगे, 11400 वैसे ही रहेगा अपना,
माइनस 8y 18y वैसे ही रहेगा। 7 का गुणा 5 से, 7 पना 35, 35y, 7 का 1 से 7 एकम 7, यहाँ आ गया 17 50। ठीक है, ये 11,400 वैसे ही रहेगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है तो घट जाएगा, तो प्लस 17, 35 में 18 जाएगा, 17 बचेगा, प्लस 17y, 7 का पक्षांतर यहाँ कर देंगे, 17 50 गुणित 7। चलिए 7 का 5 है, 7 पना 35, 7 7 49 और 3 52, 7 एकम 7 5 12, 0 से गुणा करेंगे हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 17 85, 0 की 0, y की वैल्यू आ गई 50, यानी कि गेंद y। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके दो मूल बराबर हों। तो ये मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, विविक्तकर। विविक्तकर जो है हमें मूलों की प्रकृति के बारे में बताता है, विविक्तकर। ठीक है, जो कि जिसको d से बताते हैं, और ये होता है b² - 4ac। विविक्तकर बराबर होता है b² - 4ac। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो इसके मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और असमान, यानी दोनों मूल अलग अलग होंगे, वास्तविक भी होंगे और असमान भी होंगे। अगर d बराबर आता है 0 तो इसके मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, वास्तविक और समान। ठीक है, और अगर d का मान 0 से छोटा आता है तो इसके मूल होंगे काल्पनिक। ये आपको शर्त पता होनी चाहिए, ये सारी कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है इसके दो मूल बराबर हों। इसके अगर दो मूल बराबर हैं, समान हैं यानी बराबर हैं, तो d बराबर 0 होगा। तो इसके पहले विविक्तकर निकालेंगे और विविक्तकर को 0 के बराबर कर देंगे तो हमारे k की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। जो हमारा मानक समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x का गुणांक 2 है तो a बराबर आ गया 2, x का गुणांक k है तो b बराबर आ गया अपना k, और जो अचर नंबर है वो आ गया 3। तो विविक्तकर होता है b² - 4ac, और दो मूल बराबर होने के लिए उसको 0 के बराबर होना चाहिए, तो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे b है वहाँ पे अपन k रख देंगे, k का स्क्वायर हो गया -4, a की जगह है अपना 2, c की जगह है अपना 3 बराबर 0। तो k² वैसे ही रहेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, k² 24 का पक्षांतर करेंगे, माइनस में था तो यहाँ के प्लस में आ गया। अब यहाँ पे करने की वजह से, करने का जब पक्षांतर होता है तो जब वर्ग का पक्षांतर होता है तो करनी में आ जाता है। ठीक है, तो 24 आ गया, 24 के बनाएंगे गुणनखंड, 24 के बनाएंगे गुणनखंड 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 तिया 6, फिर 3 से, तो उसके गुणनखंड बन गए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, देखिए ये 2 बार है तो 2 का वर्ग लिख देंगे इसको, 2 का वर्ग और 2 तिया 6। देखिए ये वर्ग है तो ये बाहर आ जाएगा, करनी से बाहर आ जाएगा, तो 2 अंदर बचेगा, करनी 6। ये आ गया k का मान, k का मान आ गया 2 करनी 6। तो इसी के साथ है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और हमारे आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे क्वेश्चन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दिल आगे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जस्ट पास में ही है, 27 को है और 1 महीने की बात है। 1 महीना जोर लगा के अपन को निकालना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो, आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।